नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उमेश जी ने भेजा है। उमेश जी भागलपुर जिला के रहने वाले हैं जो बिहार में हैं, और ये कहानी को लगभग 30-32 साल गुजर गया है। उमेश जी बताते हैं कि इनकी ये कहानी जब ये 19-20 साल के थे तब की है। तो क्या थी कहानी, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये जो बात मेरे साथ में घटी थी इसको लगभग 30-32 साल हो चुका है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ तो लगता है जैसे अभी की घटना हो। अब मैं डर जाता हूँ। हुआ था कि मेरे पिताजी एक खेती करने वाले हैं और साथ में कुछ पशु भी रखे थे। पशु की देखभाल और खेती में लगे रहने के कारण रिश्तेदारी में आना जाना भी उनको मुश्किल हो गया था। मेरे घर में मैं था, मेरी दीदी थी जो मेरे से 2 साल बड़ी थी और उनका रिश्ते तय हो चुका था, लेकिन अभी शादी में टाइम था। अब मेरी माँ थी, बस यही लोग थे। और एक दिन पिताजी को एक रिश्तेदारी में जाना था और उनका जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पिताजी जाते तो कैसे, आखिर उन पशुओं को कौन संभालता। मेरे बस का तो इतना था ही नहीं। माँ कहने लगी कि देख बेटा, दिन में हम लोग संभाल लेंगे और पिताजी को जाने दे कि एक रात की तो बात है, अगले दिन तो आ ही जाएंगे। मेरा जो ध्यान था हमेशा पढ़ाई में था और मैं बोला ठीक है माँ, आप लोग संभाल लेना, मैं भी मदद कर दूंगा आपको, इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन दीदी बोली कि नहीं नहीं, देख भाई, दिन में हम लोग खाना पीना तो खिला देंगे पशुओं को, लेकिन जो रात की रखवाली है ना, ये तुम्हारी जिम्मे रहेगी। मैंने बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चारपाई डालकर उनके साथ ही सो जाऊंगा। वैसे मैं तो रात को पढ़ता रहता हूँ, 11-12 बजे के आसपास ही सोता हूँ। और फिर फैसला हो चुका था। अब हम रात को रखवाली का काम मुझे मिल गया था। पिताजी तो चले गए थे। खाना पीना तो उनका पशुओं का माँ और दीदी ने खिला दिया था। अब शाम हो चुकी थी, तब उनको खूंटे पे बांधने की जिम्मेदारी मेरी थी। अब मैं एक एक करके ला करके अब पशुओं को खूंटे से बांधना शुरू कर दिया था। मैं अपनी तरफ से तो बहुत मजबूत बांधा था। और फिर खाना पीना खा के हम लोग भी, मैं तो अपने पढ़ाई में लग गया था और दीदी माँ तो सो चुकी थी। मैं 11 बजे तक पढ़ाई कर रहा था और इसके बाद मुझे नींद आने लगी थी। तब तक तो जो मेरे पशु थे सब सही सलामत थे और सब बैठे हुए थे। मेरी जब नींद खुली तो मेरी चारपाई के पास में एक सफ़ेद बैल था जो मैंने बांधा हुआ था। वो बैल खूंटे से गायब था। अब मैं हड़बड़ा के उठा, बैल को देखने लगा हर तरफ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मैं बाहर भी जाके गली में देखा, लेकिन वो नज़र नहीं आया। मैं फिर माँ को जगाया, माँ बैल तो गायब है। और वो जो बैल था वो कभी कभी खूंटे तोड़ करके और निकल जाता था खेतों में, जिनके यहाँ पर हरी भरी खेतों में फसल हुई हो, और उस खेत में जा कर के वो फसल को खाने लगता था। कई बार ऐसा कंप्लेंट आ चुका था। जिसका खेत होता था अगले दिन सुबह में आ जाता था हम लोगों से लड़ाई करने के लिए। लेकिन हमने तो कभी उसको भेजा नहीं था, वो तो पता नहीं कैसे चला जाता था। लेकिन गलती तो हमारी ही थी कि हमें उसको मजबूत से बांध कर रखना चाहिए था।
वो भी वैसे ही किया था उस रात को भी। माँ को जगाया और सारी बात बताया कि माँ देख बैल गायब है। दीदी भी जाग चुकी थी। तो माँ बोलने की बेटा वो खेत में ही गया होगा, उसको ताज़ा फसल खाने की आदत पड़ी हुई है, से खेत में ही है, चल हम लोग मिल करके ढूंढ लेते हैं। लेकिन घर में दीदी थी और वो थोड़ा डरती थी अकेले में। मैंने बोला माँ अरे कौन सी बड़ी बात है, मैं जा रहा हूँ, ढूंढ के आ जाऊँगा, तुम दीदी के साथ ही रहो। दीदी डर जाती है अकेले में। अब मैं माँ को रोक दिया था। बाहर चांदनी रात थी, पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, तो रोशनी तो वैसे ही भरपूर थी बाहर में। अब मैं एक छोटा सा डंडा लेकर के अपने घर से निकल लिया था। जैसे ही घर से बाहर निकला, हमारे गली का एक कुत्ता है, हम उसे कालू कालू बोलते थे, बिल्कुल काला था। और जब भी हम खाना पीने का टाइम होता था वो हमारे पास में आ जाता था और हम उसको खाना खिलाया करते थे। और वो हमारे साथ में पीछे पीछे चलने लगा था। मैं उसको भगाने लगा, अरे तू जाकर आराम कर, हमारे पीछे कहाँ जाएगा। लेकिन वो चलता रहा। फिर मैं मुड़ करके नहीं देखा कि हमारे पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं तेज तेज चलता हुआ खेतों के साइड में पहुंच गया था। मैं खेत में हर जगह निगाह दौड़ाने लगा था जहाँ पर फसल लगी हुई थी, लेकिन वो बैल मुझे दिखाई नहीं पड़ा। वो तो सफ़ेद बैल था, वो तो चांद की रोशनी में दूर से ही चमक जाना चाहिए था, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं 3-4 खेत पार कर चुका था, लेकिन बैल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका था जहाँ पर जो गांव के लोग मरते थे और उनका जो कपड़ा लत्ता होता था, पुराना सामान जो होता था, जो इस्तेमाल करते थे, उस जगह पर ला करके फेंक दिया करते थे। वो मूंज की एक तरह से जंगल ही था। चारों तरफ से बड़ी बड़ी मूंजें उगी हुई थी, जिसको सरकंडा बोला जाता है। और मुझे उस सरकंडे के अंदर में सफ़ेद चीज चमकती हुई दिखाई पड़ी। मुझे लगा आहा बैल तो मिल गया, सरकंडे के अंदर में है। और मैं मन ही मन खुश हो चुका था और मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ उस सरकंडे के अंदर में पहुंच गया था। और जब वहाँ पहुँचा पास में, तो देखा वो तो एक फटी पुरानी चादर थी सफ़ेद रंग की, जो सरकंडे पर किसी ने फेंक करके चला गया था। शायद किसी मरे हुए लोगों की थी वो चादर। अब तो मेरा पैर जहाँ था वहीं पर रुक गया था। लेकिन नहीं भाई, हम तो गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए था बैल के चक्कर में। और इस जगह पर हम दिन में भी आने से हम लोग डरते थे, लेकिन ये तो रात की बात थी। अब मैं तेज़ी से मुड़ने लगा, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। मेरे सामने में एक औरत दिखाई पड़ी जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा इतना भयानक था कि मैं आपको पूरा बता नहीं सकता। इतनी देखने में भयानक लग रही थी। उसकी जो आंखें थी सबसे खतरनाक मुझे दिख रही थी, बिल्कुल अंदर धसी हुई, जैसे उसको अंदर में सुराख कर दिया गया हो, और काला काला सा मुझे बस नज़र आ रहा था। और दांत जो था उसका कुछ बड़ा ही दिखाई पड़ रहा था। और सबसे खतरनाक तो उसकी नाखून थे जो लंबे लंबे से नज़र आ रहे थे। और जैसे ही मैं उसको देख करके भागने के हुआ कि अपनी जान बचाऊं, और तब तक तो उसने मेरा गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया। और जैसे लगा उसको पकड़ते ही कि मेरा सारा शरीर सुन्न सा हो चुका हो, मैं किसी सदमे में आ चुका था। और वो मेरे गर्दन पकड़ करके मुझे निहारने लगी थी और देखते देखते वो हंसने लगी थी। वो भयानक हंसी मैं भूल नहीं पाता हूँ। और जब हंसी रुकी तो बोली, यहाँ से कोई आज तक बाहर नहीं निकला है जिंदा, तो कैसे निकल जाएगा। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो मरे होते हैं। अब तो अपने आप को मरा ही समझ ले, अब तो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। पहले तो मैं तेरा खून पीऊँगी और इसके बाद तेरा लजीज मांस को खाऊंगी।
अब इतनी बात सुनते तो जैसे मैं लगा कि मैं बेहोश हो चुका हूँ, मैं बेहोश हो जाऊँगा। मुझे दिल की धड़कन बढ़ी हुई दिखाई पड़ी, दिल तेजी तेजी से धड़क रहा था और मैं सदमे से अब बाहर निकल चुका था। अब मैं तेज तेज चिल्लाने लगा था कि शायद कोई आसपास में हो तो मेरी आवाज़ सुन कर के और मेरी मदद को आ जाए। लेकिन आधी रात का वक्त और गांव भी कुछ दूरी पर था, तो कौन भला आएगा। अब मैं गला फाड़ फाड़ करके मदद की गुहार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। अब मैं समझ गया कि मैं अब चुड़ैल से बचने वाला नहीं हूँ। और तब तक तो वो चुड़ैल मेरे हाथ, जो मैंने हाफ शर्ट पहन रखा था और आधा बाजू मेरा बाहरी था, उसमें अपने नाखून गड़ा दिया था। और जैसे ही गड़ाया, मेरे हाथ में तेज दर्द की लहर उठी। लगा जैसे वहाँ पर किसी ने गर्म अंगारा रख दिया हो। एक जलन सी, एक दर्द सी पूरे बदन में फैल चुकी थी और मैं दर्द से कराह उठा था। मैं उससे बोलने लगा कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मैं उससे अपनी जान की सलामती का दुआ मांगने लगा, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो उल्टा हंसते हुए जा रही थी। हंसी उसकी बहुत भारी थी और उस जगह पर जैसे लग रहा था कि गूंज रही हो। अब मैं उसे बार बार बोल रहा था कि आप मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं सुन रही थी और जिस जगह से उसने नाखून मेरे हाथ पर लगाया था, अब वहाँ से खून निकलने लगा था और वो अपनी लंबी जीभ करके उस खून को मेरे हाथ को चाटने लगी थी। अब मैं तो समझ गया था कि अब ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। और खून पीती हुई बोलने लगी कि देख, तेरा खून कितना स्वादिष्ट है, तेरा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। आज मैं छक्कर के खाऊंगी तेरे मांस को। और उसकी बात मुझे और भी डरा रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस जगह से कभी जिंदा वापस जा नहीं पाऊंगा। मैं एक बार और कोशिश किया था चिल्लाने की, लेकिन अब मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। मेरे गले से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, शायद डर की वजह से या उसका जो उसने गला मेरा पकड़ रखा था जोरों से, इस वजह से। अब मैं अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि अब जो होगा अब भगवान ही देखेंगे। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना हाथ पैर भी अब सही ढंग से हिला नहीं पा रहा था। और तभी वो चमत्कार हुआ। वो जो काला कुत्ता था जो मेरे घर से मेरे पीछे पीछे चल रहा था, पता नहीं कहाँ रास्ते में गायब हो गया था और अचानक वो उस मुजवानी में सरकंडे की झाड़ियों में वो पहुंच गया था और तेज तेज दौड़ता हुआ उस चुड़ैल को टक्कर उसने मार दिया था। और जैसे ही वो चुड़ैल पर अपना पंजा मारने लगा, वो चुड़ैल ने मेरा गला को छोड़ दिया। अब मैं चुड़ैल से आज़ाद हो चुका था। और वो जो कुत्ता था अब उस पर भौंकता हुआ अब पंजा मारने की दोबारा कोशिश करने लगा। वो चुड़ैल जो थी अब पीछे की तरफ हटती चली जा रही थी। हाँ, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों मैं सदमे में फिर चला गया था वो सब चीज़ें देख करके जो मेरे साथ में हो रही थी। हाँ, मैं पता नहीं कितनी देर तक सदमे में रहा था। जब और भी कुत्तों की आवाज़ आने लगी, मैंने देखा कि हमारे गांव के साइड से और भी कुत्ते वहाँ पर दौड़ते हुए आ चुके थे और वो 3-4 थे और तीनों चारों मिल करके उस चुड़ैल पर हमला बोला हुआ था। और चुड़ैल पीछे की साइड में चलती जा रही थी और उनको भगाने की कोशिश कर रही थी। और तब मुझे सदमा टूटा था और तब मैं उस जगह से भागता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा था। मैं पता नहीं कैसे इतना लंबा दौड़ एक ही बार में लगा चुका था। मैं जब घर पहुंचा तो दीदी और माँ जगे हुए थे चारपाई पर बैठ कर के और बातें कर रहे थे, शायद मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अब मेरी हालत देख करके वो एकदम सदमे में आ गए थे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ चिल्लाने लगी, दीदी रोने लगी। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा? कोई जानवर ने हमला किया? लेकिन मैं
बोला शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा सांस लेने दो। जब मैं थोड़ा बोलने के काबिल हुआ तब मैं अपनी माँ से पूरी बात बताई कि माँ, मैं गलती से उस जगह पर पहुंच गया था जहां मरे हुए लोगों को सामान फेंका जाता है, कपड़े लत्ते से, जो उनके पास में जो कुछ भी होता था। चादर की मैं कहानी बताई कि चादर वो चमकती हुई दिखाई पड़ी तो मुझे लगा मेरा वो सफ़ेद बैल है। गलती होगी माँ, अब मैं बहुत मुश्किल से निकल के आया हूँ और कुत्ते का भी बात मैंने बताया। माँ तो एकदम घबराई हुई थी, दीदी रोए जा रही थी। मैं दीदी को चुप कराने लगा, दीदी चुप हो जाओ, मैं जिंदा आया हूँ, मरा नहीं हूँ दीदी, शांत हो जाओ। फिर माँ जैसे होश में आई थी, बोली उठ बेटा, चल पहले तू अपना हाथ पैर धो और मैं आजा। नलके पे ले आई और वहाँ पर मेरा हाथ पैर सर भी धोया। बोली चल मंदिर घर में, और मंदिर घर में ले आई। माँ पहले भी हम लोग को झाड़ा लगाती रही थी, दीदी को भी और हमें भी। जब भी कोई सर में दर्द होता था, कुछ ऐसी बात हो जाती थी तो माँ ज़रूर झाड़ा लगाती थी। और मंदिर घर में ले जा कर के हमारे जो कुल देवता थे उनके पास में बिठा दिया था। और फिर वो झाड़ा लगाने लगी थी, हमारे कुल देवता का गुहार करने लगी थी, आप लोग रक्षा कीजिए, इस पर कोई ऐसी साया हो तो दूर भगाइए। और ऐसी ही काफ़ी देर तक करती रही थी। अब फिर बोली आजा बेटा, आजा बाहर आंगन में। अब मैं आंगन में आ चुका था, दीदी अब चुप हो चुकी थी। माँ बोलने लगी कि बेटा अब तो ठीक है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, तेरे ऊपर कोई अब साया नहीं है। साया होता तो ज़रूर पता लग जाता मुझे, लेकिन तू बिल्कुल सुरक्षित है। तब जाके दीदी को चैन पड़ा था। अब दीदी तो इतना रोई जा रही थी कि जैसे मैं मर ही गया हो, ऐसे ही देख करके उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मैं भी अपने घर पर सुरक्षित था और मैं सारी कहानी माँ को एक करके दोबारा बताने लगा था। नहीं माँ, उस जगह पर ऐसा क्या होता है कि वो चुड़ैल मुझे मिली थी। माँ कहने लगी कि बेटा, मरे हुए लोगों के सामान में हम जो लोग फेंकते हैं उसमें कहा जाता है, पुराने लोग कहते हैं कि उनकी जो आत्मा होती है उस जगह पर कभी कभी आ जाती है। शायद वो चुड़ैल भी कहीं से आई होगी और तुम्हें उस टाइम मिल गई है और तभी तुम पर वो हमला किया था। वो सारी ऐसी ही बात मुझे बताने लगी थी। मैं बड़े ध्यान से उनकी बात को सुन रहा था। माँ कहने लगी कि बेटा, कभी गलती से भी उस जगह पर अकेले नहीं जाया जाता है, और वैसे वहाँ जाने की ज़रूरत भी क्या है। लोग बाग तो दूर से जा कर के मरे हुए को सामान फेंक आते हैं, कोई भी अंदर उसके नहीं जाता है। और तुम तो बेटा गलती से पहुँच गए थे। उस घटना को आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। जैसे ही भूत प्रेत की कोई बात चलती है वो घटना मुझे याद आ जाती है, मैं याद करके सिहर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की उमेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी कहानी है, घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन पर भी जाइए, उन कहानियों को आनंद लीजिए। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।